गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, विकिरणों का रेडिएशंस की कैसी प्रकृति होती है, रेडिएशंस का कौन सा नेचर होता है, यानी क्या है कि लाइट का कैसा नेचर होता है। बताओ, लाइट का वेव नेचर होता है या पार्टिकल नेचर होता है? देखो, जो लाइट है या जो रेडिएशन है यानी जो विकिरण जो होती है ना, उनका वेव नेचर पढ़ा है हमने। वेव होती है विकिरण। लाइट क्या है? वेव है। लाइट क्या है? तरंग है। पढ़ा है ना। इसके अलावा विकिरण का कणीय नेचर भी होता है, विकिरण का पार्टिकल नेचर भी होता है। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था प्लांक क्वांटम सिद्धांत, पढ़ा था हमने। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या बताती है कि जो विकिरण जो होती हैं, जो रेडिएशन जो होती हैं, उनकी कणीय प्रकृति भी होती है, क्वांटम से मिलकर के बनी होती हैं। हमने पढ़ा है लाइट। लाइट भी दो तरह से बिहेव करता है। लाइट का वेव नेचर भी होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। और इसके लिए हमने बात की थी वहाँ पर कि लाइट जो है, रेडिएशन जो है, वो विवर्तन शो करता है, वो व्यतिकरण शो करता है, जो इसके वेव नेचर को दर्शाता है। और फिर हमने वहाँ बात की थी किसकी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। और हमने बात की थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, जो प्रकाश की या जो विकिरण की कौन सी प्रकृति को? कणीय प्रकृति को, पार्टिकल नेचर को दर्शाता है। पढ़ा था हमने, ऐसा आया याद? तो विकिरण का ड्यूअल नेचर है। विकिरण तरंग भी है, विकिरण कण भी होता है। लाइट का ड्यूअल नेचर है। लाइट का वेव नेचर भी है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। क्लियर? याद आ गई ना आपको ये बात? अब देखो, एक साइंटिस्ट हुए डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली कहते हैं कि जब लाइट का ड्यूअल नेचर हो सकता है, लाइट वेव के अलावा पार्टिकल नेचर भी शो करता है, तो जो मैटर है, जो पदार्थ है या जो द्रव्य है, उनका पार्टिकल नेचर के अलावा वेव नेचर भी होना चाहिए। पार्टिकल जितने भी मैटर हैं, उनका पार्टिकल नेचर तो होता ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि इनका वेव नेचर भी होना चाहिए। जब लाइट का वेव के साथ पार्टिकल नेचर होता है, इसका मतलब जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसका भी पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? डी ब्रोगली ने। इसको बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली की कल्पना। ठीक है, डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया। समझ में आ गया? डी ब्रोगली कहता है कि जब लाइट का ड्यूअल नेचर हो सकता है, लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है, इसका मतलब मैटर का भी पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होने चाहिए। डी ब्रोगली कहते हैं कि कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है, जो गति करने वाला कण है, गतिमान पार्टिकल, गतिमान कण, ठीक, कोई भी गतिमान कण जो है, उसका वेव नेचर भी होता है, उससे वेव भी संबंधित रहती हैं, उसका तरंग व्यवहार भी होता है, उससे कोई वेव संबंधित होती है। ऐसा कहते हैं कौन? डी ब्रोगली। ठीक है, गतिमान कण अगर है, मूविंग पार्टिकल अगर है, तो इसका मतलब उससे कोई तरंग संबंधित है। अब डी ब्रोगली ने ये बात हवा में नहीं कही। डी ब्रोगली ने इसके पदार्थ के पार्टिकल नेचर और उसके वेव नेचर के बीच में एक रिलेशन भी
स्थापित किया, एक संबंध भी बताया उन्होंने कि जो वेव का नेचर क्या है, तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ किस में होती है, तरंग का गुण है, पढ़ाया हमने। और मोमेंटम, मोमेंटम यानी संवेग किसका गुण है, कण का गुण है। ठीक, ये P बराबर किसके होता है, mv के। P का मतलब क्या है, संवेग, संवेग यानी मोमेंटम। और मोमेंटम किसका गुण होता है, पार्टिकल का गुण होता है। तो उन्होंने संबंध बताया कि लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य बराबर होती है h/mv के। किसने बताई ये बात, डी ब्रोगली ने। इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। और ये जो किसका गुण है, ये तरंग गुण होता है, तरंग का होता है वेवलेंथ। और ये जो mv है मोमेंटम, ये किसका गुण है, ये कण का गुण होता है। ठीक, समझ गए। तो डी ब्रोगली ने तरंग के गुण और कण के गुण के बीच में क्या स्थापित किया, संबंध स्थापित किया। उन्होंने बताया कि लैम्डा जो है, तरंग दैर्ध्य जो है वो h/mv के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं लैम्डा बराबर होता है h/p के। ठीक, लैम्डा बराबर है h/p के। या हम कह सकते हैं लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, p के। लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, संवेग के। ऐसा कहा डी ब्रोगली ने, यह संबंध स्थापित किया डी ब्रोगली। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहां h का मतलब पता ही है सबको, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तरंग दैर्ध्य और संवेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह संबंध दिया था डी ब्रोगली ने, यह संबंध आपको याद होना चाहिए। डी ब्रोगली इक्वेशन कह देते हैं इसको। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा बराबर h/mv या लैम्डा बराबर h/p या लैम्डा समानुपाती है 1/p के। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। क्या कहा डी ब्रोगली ने, कोई भी गतिमान कण है उसका वेव नेचर भी होता है। यानी कोई भी पदार्थ जो गति कर रहा है, जो मूविंग पार्टिकल है, उसका वेव नेचर भी होता है। ठीक, यानी जो मैटर है या जो पदार्थ है उसका ड्यूअल नेचर हो गया। पदार्थ क्या हो गया, कण तो है ही, पदार्थ तरंग भी होता है। ये ध्यान रखें, ये समझ में आ गई ना बात आपको। अब ये इक्वेशन कैसे आई, ये इक्वेशन क्या उसने सोची, क्या उसने केवल कल्पना के द्वारा इक्वेशन दी, नहीं। ये इक्वेशन किस तरह आएगी उसको भी हम देखते हैं। देखो, ये इक्वेशन लैम्डा बराबर h/mv किस तरह आती है। देखो, हमने पढ़ा है क्या, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग E बराबर किसके होता है, mc² के। आइंस्टीन ने बताई थी ये बात, ठीक है। और हमने प्लांक के अकॉर्डिंग पढ़ा है क्या, E बराबर hc/λ पढ़ा है। ये तो किसके अकॉर्डिंग है, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, आइंस्टीन के अनुसार। और ये किसके अनुसार है, ये प्लांक के अनुसार है। याद है ना, E बराबर h न्यू या E बराबर hc/λ। अब हम क्या करें, mc² बराबर हो गया hc/λ। यही हुआ ना, दोनों इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि mc² ये इसके बराबर है, c से c कैंसिल, क्या बचा m, c बराबर h/λ। या हम कह सकते हैं लैम्डा
बराबर H/mc। ठीक, यहाँ H पता है हमें, प्लांक कांस्टेंट, m क्या है, फोटोन का द्रव्यमान। ये लाइट के लिए है तो लाइट में होता है फोटोन, तो यहाँ m का मतलब है फोटोन का द्रव्यमान, और c है प्रकाश का वेग। किसका वेग है ये, प्रकाश का वेग। तो ये बात है किसके लिए, फोटोन के लिए, लैम्डा बराबर H/mc। अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं, कण की बात करते हैं, तो यदि m बराबर है कण का द्रव्यमान, जब कण है तो, और v रख लेते हैं कण का वेग, पार्टिकल का वेग या पदार्थ का वेग, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, लैम्डा बराबर h। ये फोटोन का द्रव्यमान है, फोटोन की जगह हम किसी पार्टिकल का द्रव्यमान रख देंगे m, और c की जगह हम पार्टिकल का वेग v रख देंगे, तो इक्वेशन आ गई लैम्डा बराबर H/mv। आ गई ना। यहाँ m है पार्टिकल का या मैटर का मास, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लियर, समझ में आ गई। तो ये इक्वेशन इस तरह आई, इस तरह डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन एस्टैब्लिश्ड की थी, स्थापित की थी। क्लियर, तो इसको नोट करेंगे आप अपनी नोटबुक में। लैम्डा बराबर H/mv, ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, किसी मैटर पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का पता लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पता लगाएं हम, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का मान पता लगाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान हमें पता है कितना है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। वेलोसिटी पता है हमें कितनी है, राउंड फिगर मान लेते हैं 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का वेग पता लगाया था हमने, 2.18 गुणा 10 की घात 6 है ना, Z/n मीटर पर सेकेंड, याद है ना आपको। तो v बराबर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए है 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड, और h की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इक्वल h की वैल्यू रख देंगे 6.62 गुणा 10 की घात -34 अपॉन m गुणा v। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा 10 की घात -31 और 10 की घात 6। ये प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस के ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 10 की घात -9 गुणा 6.62 बटा 9.1। ठीक है, अब 6.62 में 9.1 का भाग कैसे जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको 66 बना लेते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर इसको 10 से गुणा कर देंगे, 10 का भाग दे देंगे। देखो सरल है बिल्कुल, इस तरह कर सकते हो आप इसको। 9.1 ऊपर 10 से गुणा कर दिया, नीचे 10 का भाग दे दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, जितने से गुणा किया उतने का ही भाग दे दिया। अब इससे गुणा कर देंगे तो ये 6.6 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 66.2 गुणा 10 की घात माइनस, अब ये 10 है, अब इस 10 को हम ऊपर लेके आएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 की घात -10 में, क्योंकि -9 से -1 ऐड हो जाएगा तो 10 की घात -10। यहाँ क्या है, नीचे 9.1। समझे मेरी बात को। अब राउंड फिगर में मान लेते हैं इसको, तो हम मान लेते हैं 66 और इसको मान लेते हैं 9.1 को 9 और भाग देंगे अपन। 9 7 63, बच गए कितने, 3, फिर 3 का मतलब 9 तिया 27, फिर 3 बच गए, फिर 9 तिया 27, इस तरह 7.33 7.33 गुणा 10 की घात -10 मीटर।
ठीक, ये वेवलेंथ आई किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और ये जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आई ये मीजरेबल है, ये मापनीय है, इसको मापा जा सकता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है ना उनकी रेंज में ही है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनकी जो वेवलेंथ आती है वो मीजरेबल आती है। ठीक, अब हम पता लगाते हैं किसी बड़े पार्टिकल के लिए। मान लेते हैं बॉल ले लेते हैं, एक गेंद ले लेते हैं, गेंद जिसका द्रव्यमान, गेंद की तरंग दैर्ध्य पता लगाएं। अब गेंद का द्रव्यमान m मान लेते हैं हम, कितना है? 200 ग्राम। और उसका वेग मान लेते हैं उतना ही है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन के वेग के बराबर ही वेग मान लिया। लेकिन उसकी जो अब गेंद है तो उसका द्रव्यमान तो ज़्यादा होगा ना, बड़ा पार्टिकल है 200 ग्राम। 200 ग्राम को किलो में कन्वर्ट करें तो 0.2 किलोग्राम, यही हो जाएगा। 1000 का भाग दे देंगे तो 0.2 किलोग्राम आ गया। अब इसके लिए पता लगाएं हम लैम्डा, लैम्डा बराबर h/mv, h 6.62 गुणा 10⁻⁻34, m कितना है? 0.2 गुणा 10⁻, ये इसका वेग हो गया। तो लैम्डा बराबर पता लगाएंगे तो इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 10⁻6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻40, प्लस का 6 ऊपर जाएगा तो -34 से जुड़ जाएगा, 10⁻40, 6.62, 0.2। ये बहुत ही छोटा वेवलेंथ होगा, ये मीजरेबल नहीं है। ठीक है, वेवलेंथ तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। गेंद में वेवलेंथ है, गेंद जो मूविंग पार्टिकल है, गेंद गति करती है तो उसमें भी वेव नेचर होता है, लेकिन वो उसका जो वेवलेंथ है वो इतना छोटा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता है, जो यहाँ से स्पष्ट है, यहाँ से पता चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो कितना ही है? 7.33 गुणा 10⁻−10 मीटर, लेकिन इसके लिए कितना आया? 10⁻−40, जो बहुत छोटा है, जो मीजरेबल नहीं है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन से हमें ये बात पता चलती है कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये छोटे पार्टिकल्स हैं। इनका मास, इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो इनमें वेव नेचर होता है, या इनकी वेव जो होती है उसका जो वेव लेंथ है, उनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो मीजरेबल है। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनका भी वेव नेचर तो है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, मीजरेबल नहीं होती है। ठीक है, यानी हम गति कर रहे हैं तो हमारे लिए भी वेव नेचर होता है। ये चौक है, ये गति कर रहा है तो इसका भी वेव नेचर होता है। बॉल, क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट खेलते हैं हम तो उसका भी वेव नेचर होता है। फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल का भी वेव नेचर होता है। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल का मास बढ़ता है, जैसे जैसे पदार्थ का मास बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, तो उसकी जो वेव है, उसका जो वेव लेंथ है वो इतना छोटा हो जाता है कि वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो क्लियर हो गई बात? क्या समझ में आई? डी ब्रोगली ने बताया था कि जो मैटर हैं उनका वेव नेचर भी होता है, उनका पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, लेकिन जो छोटे पार्टिकल हैं उनकी वेवलेंथ, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनकी वेवलेंथ मीजरेबल होती है, तो इनकी तरंग प्रकृति का पता चलता है। लेकिन जो बड़े पार्टिकल हैं उनके लिए वेवलेंथ मीजरेबल नहीं होती, बहुत छोटी होती है, इसलिए उनकी तरंग प्रकृति का हमें पता नहीं चलता है। इसके अलावा एक साइंटिस्ट हुए डेविसन और जर्मर, डेविसन और जर्मर। डेविसन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को अपने प्रयोग से सही बताया। इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, विवर्तन, और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की जब किरण का पुंज, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ जाएं, किरण के रूप में जाते हैं, तो वो विवर्तन शो करते हैं। और विवर्तन किसका गुण है?
तरंग का गुण है, विवर्तन तरंग ही शो करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज भी विवर्तन शो करती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, तरंग है। तो डेविसन जर्मर प्रयोग से हमें, या डेविसन जर्मन प्रयोग से डी ब्रोगली का जो ये हाइपोथेसिस था वो सही साबित होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब हम आते हैं एटम पर। तो एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये ध्यान रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन है, क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, इलेक्ट्रॉन वेव भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन वेव होते हैं। ये बात डेविसन जर्मर के प्रयोग से सही साबित होती है। तो आगे का जब हम मॉडल देखेंगे, क्वांटम यांत्रिक मॉडल, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को तरंग मान करके ही परमाणु की व्याख्या की गई है। समझ गए बात को? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस? समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में ये जो इक्वेशन है इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। लैम्डा बराबर H/mv को हम दूसरे रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं क्या, लैम्डा बराबर H/√2 KEM, इस तरह लिख सकते हैं। या KE का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। KE क्या है यहाँ पर, यांत्रिक ऊर्जा। और तो इस इक्वेशन को हम काइनेटिक एनर्जी के रूप में लिखें, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में लिखें, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा H/2KEM। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखेंगे, ये इक्वेशन याद रखनी है आपको। दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और जब वो चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट में, तो एक्सीलरेट होता है, त्वरित होता है। तो उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है KE, वो बराबर होती है Q × V। यहाँ Q तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और V क्या है, विभव। कि V क्या है यहाँ पर, ये विभव है V, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ तो V क्या था, वेग, यहाँ V क्या है, विभव। KE बराबर Q × V। तो K की जगह हम ये लिख देंगे, तो H अपॉन, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2QV और ये M। समझ गए? काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने क्या लिख दिया, QV। तो 2 तो ऐसे कैसे आ गया, इसकी जगह आ गया QVM। यहाँ V क्या है, पोटेंशियल है, V क्या है, विभव है। यहाँ V का मतलब है विभव से, पोटेंशियल से, और Q का मतलब है आवेश से। तो इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल के लिए लैम्डा, अगर हमें उसका आवेश पता है, विभव दिया हुआ है और उसका द्रव्यमान तो हमें पता है ही। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए देखें हम, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख देंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर तो कितना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। और H की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, H की वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये सारी वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पर। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा, H की वैल्यू रख देंगे, Q की वैल्यू रख देंगे, M की वैल्यू रख देंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा बराबर आ जाएगी 12.27/√V। ये इक्वेशन याद रखनी है आपको। समझ गए? मेन इक्वेशन तो यही है, लैम्डा बराबर H/mv। काइनेटिक एनर्जी पता है, तो लैम्डा बराबर H/√2 KEM। अगर इलेक्ट्रॉन का विभव दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और उसका विभव पोटेंशियल पता है हमें, तो लैम्डा बराबर 12.27/√V। इस इक्वेशन को यूज में लेंगे।
क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखेंगे, नोट करो इनको। देखो हमने पढ़ा है बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ऐसा पढ़ा है हमने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट वृत्ताकार है तो ऑर्बिट की परिधि कितनी होती है? 2πr, ये परिधि है, इतनी दूरी तय करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पता है ना हमें। और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। अब हमने पढ़ा डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। डी ब्रोगली क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन तो तरंग है। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन को क्या कहा? इलेक्ट्रॉन का तरंग नेचर है, उसका वेव नेचर है। अब तरंग है, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन तरंग है तो तरंग में क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन तरंग है तो ये इस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा, तभी मूव करेगा जब ये तरंग इस प्रकार होगी। और ये तरंग इस प्रकार कब होगी? तरंग दैर्ध्य क्या होता है? लैम्डा। ठीक है, तो 2πr बराबर होना चाहिए 1 लैम्डा के या 2 लैम्डा के या 3 लैम्डा के या 4 लैम्डा के, या बराबर होना चाहिए किसके? n लैम्डा के। ये जो परिधि है ये कितने तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी? n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, यानी ये 1 तरंग दैर्ध्य के बराबर हो, ये 2 तरंग दैर्ध्य के बराबर हो, 4 के बराबर हो, 5 के बराबर हो, यानी यहाँ n कोई नंबर होगा। ठीक, तो ये होना चाहिए। समझ में आ गई बात? डी बोर के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? तरंग है। तो अगर इलेक्ट्रॉन तरंग है और दोनों की बात अगर सही माने तो परिधि बराबर होनी चाहिए n लैम्डा के। 2πr बराबर होना चाहिए n लैम्डा के, तभी ये बात भी सही होगी, तभी ये बात। अगर दोनों बातों को सही माने तो 2πr बराबर n लैम्डा है। ठीक, अब देखो 2πr बराबर n लैम्डा। लैम्डा अभी हमने देखा डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लैम्डा किसके बराबर होता है? डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लैम्डा किसके बराबर होता है? h/mv के। किसके बराबर होता है? h/mv के। तो लैम्डा की जगह हम रख देंगे क्या? h/mv। तो nh/mv। ठीक है, या अब देखो हमने डी ब्रोगली का एक पोस्टुलेट देखा था। डी ब्रोगली ने कहा था क्या? डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग MVR बराबर होते हैं किसके? NH/2π के। याद है आपको? MVR कोणीय संवेग बराबर होता है NH/2π के। तो यहाँ से पता चल रहा है ये बात। देखो ये 2π को हम इधर ले लें, MV को इधर ले लें, तो क्या आ जाएगा? MVR बराबर NH/2π। MVR बराबर NH/2π। ठीक, वही समीकरण आ गई। इसका मतलब बोहर का ये जो पोस्टुलेट है वो सही है। डी ब्रोगली के अनुसार बोहर ने ये जो बात बताई थी कि कोणीय संवेग जो है NH/2π के बराबर होता है, ये बात सही है, जो डी ब्रोगली की इस इक्वेशन से सही साबित होती है। क्लियर, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सरल बात है, इसका मैं सारांश आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात हमने देखा कि जो लाइट है, जो रेडिएशन है, उसका ड्यूअल नेचर होता है, उसका वेव नेचर भी है, साथ में उसका पार्टिकल नेचर भी है। इसी आधार पर डी ब्रोगली क्या कहते हैं कि जो मैटर है उसका पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसका वेव नेचर भी होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने इक्वेशन दी थी लैम्डा बराबर h/mv, जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। और इस इक्वेशन में उन्होंने तरंग और पार्टिकल दोनों ही नेचर के बीच में संबंध स्थापित किया। और वो क्या कहते हैं कि जो छोटे पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनका मास बहुत कम होता है, उनका जो वेव लेंथ है वो मीजरेबल होता है, यानी उनका वेव नेचर होता है। बड़े पार्टिकल का भी वेव नेचर होता है, लेकिन बड़े पार्टिकल जो होते हैं उनका जो वेव लेंथ है वो बहुत कम होता है।
वो मेजरेबल नहीं होता है, इसलिए उसका वेव नेचर हमें पता नहीं चलता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो डी ब्रोगली से हमें पता चलता है, इस हाइपोथेसिस से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन वेव होता है। तो यहाँ से जैसे इससे पहले तो बोर क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मान करके ही बोर ने अपना मॉडल दिया था, लेकिन जब आगे के मॉडल आएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया है, वेव मान करके आगे के मॉडल दिए गए। ठीक है, समझ गए। जो भी इस चैनल पर नए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। धन्यवाद।